नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सिलेबस और सामाजिक अध्ययन की आज 7वीं क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के विषय में। दोस्तों, ये हमारी सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ एक तो मौर्य है, एक गुप्त साम्राज्य है और एक गुप्तोत्तर काल है। तो मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास हमने पढ़ लिया है। अब अपने पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास। आइए देखें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्त काल के स्रोतों के विषय में। कौन कौन से स्रोत हैं? यहाँ दो प्रकार के स्रोत हम देख सकते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत हैं और एक अभिलेखीय स्रोत हैं। तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों में अगर हम बात करें तो पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है। इनके अंतर्गत हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विशाखदत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, यहाँ से भी हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेशी यात्री फायान और ह्वेनसांग हैं, उनके द्वारा भी हमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये भी मुख्य स्रोत है, साहित्यिक स्रोत हैं। अभिलेखीय स्रोत की बात करें तो समुद्रगुप्त की एक तो प्रयाग प्रशस्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरी कुमार गुप्त का जो विल्सड अभिलेख है। दोनों के अंतर्गत ही हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा, इसके बाद में हम देखें तो स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र जो है वहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कुछ एक प्रमुख स्रोत हैं जहाँ से हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के विषय में और हम देखते हैं कौन कौन से शासक आए और उन्होंने क्या क्या प्रमुख कार्य किए थे, उनकी उपलब्धियाँ क्या रहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा 275 से 550 ईस्वी तक का समय है। हमने आरबीएससी का तो सारा मैटर लिया ही है, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसमें अन्य चीज़ें यानी उसको हमने ग्रेजुएशन लेवल तक अपडेट भी किया हुआ है दोस्तों। तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, गुप्त साम्राज्य की सारे कंसेप्ट आप क्लियर करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें 230 ईस्वी, तो 230 ईस्वी के आसपास, इससे पहले जो कुषाण सत्ता चल रही थी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी और मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया था, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे थे। इसके बाद में देखिएगा 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना होती है। गुप्त वंश जो है अस्तित्व में आता है। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है, श्रीगुप्त कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है अपने श्रीगुप्त को मानते हैं। श्रीगुप्त वो शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। तो श्रीगुप्त का नाम आता है संस्थापक के रूप में। इन्होंने उपाधि जो धारण की थी वो की थी महाराज की उपाधि। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र भी कहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निश्चित ही श्रीगुप्त वो शासक थे या वो व्यक्ति था जो गुप्त साम्राज्य का मूल पुरुष था, आदि पुरुष था या संस्थापक सदस्य था, ऐसा आपने कह सकते हैं। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच गुप्त हुआ, शासक हुआ। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इसके बाद में जो हमारे प्रमुख शासक आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। 320 से 335 ईस्वी का समय आता है। घटोत्कच के बाद में उसका पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, वो गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले कौन हुआ? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच गुप्त और घटोत्कच गुप्त के बाद में कौन आया है? चंद्रगुप्त। यानी दो शासक पहले हुए, श्रीगुप्त और घटोत्कच, दोनों ने ही महाराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त आया तो महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी दोस्तों। इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये घटोत्कच के पुत्र थे और महाराजा धीराज की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था जो लिच्छवी वंश के राजा की पुत्री थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है।
गुप्त वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले अगर किसी शासक का नाम लिया जाए तो निश्चित वो कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए थे। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारा नोट है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच जो हैं दोनों को ही अपने पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों अभी हमने बात की थी ना, दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। वास्तविक संस्थापक जो है अपने चंद्रगुप्त प्रथम को ही मानते हैं। उस समय जो है महाराजा की उपाधि जो है ना, महाराज की जो उपाधि है वो सामंतों को प्राप्त हुआ करती थी, पूर्ण शासक को नहीं। पूर्ण और स्वतंत्र जो शासक हुआ करता था वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया करता था। तो इसलिए दोनों ने, घटोत्कच और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, इसलिए उन्हें पूर्ण शासक नहीं माना जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, इसलिए उन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चूँकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक स्वीकार किया जाता है। दोस्तों इसके बाद में जो हमारे महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो है समुद्रगुप्त। 335 से 380 ईस्वी का इनका टाइम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। इसका आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण, यानी एक प्रकार से ये साम्राज्यवादी व्यक्ति था। साम्राज्यवाद में इसका विश्वास था। ये तो अपना आदर्श मॉडल ही क्या ले रखा है, दिग्विजय और एकीकरण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार करना। इसके दरबारी कवि हरिसेन थे। उसने सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा है। दोस्तों तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो सैनिक सफलताएं हैं उनका विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में किया है। दोस्तों ये अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमाचल के राज्य नंबर 1, नंबर 2 पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8विक राज्य, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य और कुषाण राज्य। इस प्रकार से 5 भागों में हम इन्हें बांट करके पढ़ सकते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त युद्ध में कभी भी हारा नहीं था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी हुआ करती थी, जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका था। तो अगर आपसे पूछा जाए गुप्तों में एक सुदृढ़ नौसेना किसके पास में थी, तो वो समुद्रगुप्त के साथ में था। इलाहाबाद प्रशस्ति की बात करें तो उसके अनुसार वो युद्ध में कभी भी हारा नहीं था। दोस्तों इसकी उपाधियों की बात करें, पराक्रमांक, अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम इनकी मुख्य उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ये क्या होता था हम जो है वैदिक काल के अंदर देख चुके हैं। इसने सिक्कों पर भी अश्वमेध पराक्रम लिखवाया था। दोस्तों ये ललित कलाओं में, आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था और इसलिए उसे कविराज भी कहा गया है। दोस्तों संगीत कला में भी ये निपुण था। इसके सिक्कों पर उसकी आकृति जो है वो वीणा बजाते हुए दिखाई गई है। किसका भक्त था, तो ये विष्णु भगवान का भक्त हुआ करता था। दोस्तों समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है और बहुत से युद्धों का विजेता, कभी ना हारने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। दोस्तों ये इनके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के हैं। दोस्तों फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। 380 से 412 का समय है। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था, समुद्रगुप्त का। इसका नाम, एक अन्य नाम देवराज या देवगुप्त भी हमें देखने को मिलता है। अगर उपाधियों की बात करें तो विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत जो हैं इनकी उपाधियां थी। किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों के आधार पर बढ़ाया। ये अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को किस आधार पर बढ़ाया, बेस क्या रहा, विवाह संबंध और विजय थी, उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ाया।
उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासिका बन गई थी। रुद्रसेन से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह इनके द्वारा किया गया था, बाद में जो स्वयं वास्तविक शासक बन जाती है प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात को भी जीता था। पश्चिमी जो है उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रह जाता है। उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था, या फिर हम कहें उज्जैन को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। शक विजयों के उपरांत ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ उपाधि हम यहाँ नाम के साथ में ही देखते हैं, इनका तो नाम ही हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही लिया करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की बात करें तो पश्चिम में गुजरात से पूर्वी बंगाल तक फैला हुआ था और उत्तर में हिमालय से लेकर के नर्मदा तक फैला हुआ था। काफ़ी विस्तारित है, आगे मैप में भी देखेंगे अपने। इसने शक क्षत्रप रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित किया और इसी उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी सिक्के चलाए और जिन पर शकारी की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर इनकी उपाधि है एक, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है, शकारी की उपाधि धारण की। कौन सी शैली के सिक्कों पर? व्याघ्र शैली के जो हैं चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे दोस्तों। गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक यही था, ये याद रखना। सोने वाला भी हमने देखा, चांदी वाला भी याद रखना। गुप्त काल में सबसे पहले चांदी के सिक्के अगर किसी ने चलाए तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही विक्रमी संवत की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम से विक्रमी संवत जाना जाता है और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न यानी 9 विद्वान रहा करते थे। कौन कौन से थे? एक धन्वंतरी थे जो कि चिकित्सक हुआ करते थे, खाटकर पर कवि हुआ करते थे, कालिदास लेखक थे, वराहमिर खगोल शास्त्री थे, अमर सिंह थे, कक्ष पनक एक ज्योतिषी हुआ करते थे, वरुचि संस्कृत के व्याकरण और वेताल भट्ट मंत्रशास्त्र के ज्ञाता, शंकु शिल्प शास्त्र के ज्ञाता हुआ करते थे। ये 9 रत्न जो थे इनके दरबार में थे। यहाँ अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल था या नहीं था। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये गुप्त साम्राज्य है हमारा। ये जो डार्क भाग आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम का था। फिर हम देखें चंद्रगुप्त द्वितीय का, यहाँ तक ये सारा विस्तार इनका हो चुका था। ये समुद्रगुप्त के समय का है। फिर हम बात करें कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त जो है वो शासक बनता है। इसकी उपाधियां हैं महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, गुप्तकुल, व्योमशसी और अश्वमेध महेंद्र। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर हमें मयूर की आकृति देखने को मिलती है। इनके सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक हम किसे मानते हैं? तो कुमारगुप्त को ही मानते हैं। इसका जो साम्राज्य था वो सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था। किसका? कुमारगुप्त का। इसने राज्य के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। जब इसका अंतिम समय था तो पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह का इसे सामना करना पड़ा। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट शासक हमारे स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईस्वी का टाइम है इनका। इनकी उपाधि विक्रमादित्य और देवराय थी। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, लेकिन फिर भी वो राज्य का उत्तराधिकारी बन गया था। जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में ही इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा था। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हुणों का प्रथम आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, लेकिन उसने उन्हें पराजित कर दिया था दोस्तों। इसने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की। तो अपनी राजधानी को अयोध्या ले जाने वाला शासक कौन था? स्कंदगुप्त का। उज्जैन किसने बनाई थी? कमेंट करके बताइएगा मुझे।
स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें तो पुरुगुप्त है, कुमारगुप्त द्वितीय है, बुधगुप्त है, नरसिंहगुप्त है और भानुगुप्त है दोस्तों। भानुगुप्त के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है हमें एरन अभिलेख से। भानुगुप्त का जो मित्र था एक गोपराज भानुगुप्त, वो हुणों की ओर से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। भानुगुप्त का मित्र है गोपराज, और इसलिए गोपराज की जो पत्नी है वो जल करके सती हो जाती हैं, और ये हमें एरन अभिलेख से पता चलता है। इस प्रकार से अगर हम कहें सती प्रथा का कोई पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमें मिलता है तो यही मिलता है, एरन अभिलेख से ही सती प्रथा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सती प्रथा कौन सी थी, कौन पहली सती मानते हैं, तो गोपराज की पत्नी थी, जिनको देखिए अपने पति गोपराज के निधन के बाद में सती होना पड़ा था। और ये गोपराज कौन थे, तो ये भानुगुप्त के मित्र थे। ये सारी जानकारी हमें एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। विष्णुगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। अगर हम देखें कि गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कारण रहता है अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी थे इसके। शासन व्यवस्था का संघात्मक यानी विकेंद्रित स्वरूप हो गया था बहुत ज़्यादा। उच्च पदों पर नियुक्ति जो थी योग्यता के स्थान पर आनुवंशिक हो गई थी। प्रांतीय शासकों को विशेषाधिकार दिए गए थे। बाह्य आक्रमण बहुत हुए दोस्तों। तो देखिएगा, एक तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में सबसे पहले उनके उत्तराधिकारी अगर अच्छे नहीं हो तो कितना भी बड़ा शासन हो वो समाप्त हो जाता है, जैसा हमने मुगलों में भी देखा था। अत्यधिक विकेंद्रित होना भी इसका एक कारण रहा। उच्च पदों पर जो नियुक्ति यानी जो अधिकारी हुआ करते थे वो योग्यता के आधार पर नहीं बनाए जाते थे बल्कि आनुवंशिक हुआ करते थे। और जो प्रांतीय शासक थे उन्हें बहुत सारे विशेष अधिकार दे रखे थे। इसके अलावा बहुत सारे बाह्य आक्रमण हुए जिनका सहन नहीं कर सके और धीरे धीरे चलते चलते गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस शॉर्ट एंड स्वीट क्लास को शेयर भी करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट के रूप में हमने आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी है, जिसमें RBSc भी शामिल है और ग्रेजुएशन लेवल तक का कंटेंट में हमने डाल दिया है। वीडियो अच्छे लगे, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमेशा ऑक्सीजन का ही काम करते हैं, कुछ सुधार का मौका मिलता है इससे, तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो और पूरा सिलेबस आपको केवल यहीं इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।